मैंने तुमसे कहा था कि 8 बजे आना है। नहीं, ये ऐसा क्यों है? मैडम, आपने जैसा कहा कि कॉर्पोरेशन कंपोस्ट साइट वाली जगह पर दिव्या की डेड बॉडी मिली थी। बॉडी डंप करने के लिए उसके साइड में तो इतना बड़ा सा खेत था, तो कंपोस्ट साइट क्यों चुनी? उस किलर ने ऐसा क्यों किया होगा? बॉडी जिस जगह पर थी वहां पर कंपोस्ट साइट की जो दीवार है वो लगभग 5 फीट ऊंची तो है ही, है ना? हाँ, फिर सपोज जब 5 फीट दीवार के उस पार डेड बॉडी को जब किलर फेंक नहीं पाया, तो एक बार सोच के देखो, दिव्या के डांस क्लास के बच्चे, वाटर थीम पार्क की सिक्योरिटी और इससे पहले के केस के विटनेसेस, वहां पर बच्चों के अलावा आजू बाजू में शक करने जैसा कोई भी इंसान नहीं दिखा, ऐसा सब कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे। फिर भी किलर ने अबडक्शन किया। हाउ? दिव्या के ड्रेस में ये स्प्लैश पैटर्न किसी के साथ चलते वक्त साइड बाय साइड उड़ने वाली छींटें हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और उस डांस स्कूल के पीछे की साइड का नैरो पैसेज 4 फीट हाइट का है। इसका मतलब 4 फीट ऊंचाई वाले नैरो पैसेज से चलने लायक वो जगह और 5 फीट दीवार के उस पार बॉडी को फेंक नहीं पाना, एक ऐसे ऊंचाई वाले आदमी की हमें तलाश है, क्योंकि वही किलर है। हो सकता है इस क्राइम सीन के पीछे कोई बच्चा हो तो। Look Sam, I've told you this before. सरकार तुम्हें जो पैसे देती है उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेडिको लीगल एडवाइजर का ही काम करना है। इन्वेस्टिगेशन और गवाही लेने के लिए यहाँ क्वालिफाइड पुलिस ऑफिसर्स हैं। हॉलीवुड की फिल्म्स देखकर इंडिया में क्लू ढूंढने की कोशिश मत करो। मैडम, आपने अमरजीत शाह का नाम सुना है? सीरियल किलर के बारे में सोचो तो हमारे सामने कोई बच्चे की तस्वीर नहीं आती है, लेकिन क्राइम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है मैडम। ये देखिए, अमरजीत शाह सीरियल किलिंग के मामले में अरेस्ट होने वाला दुनिया का सबसे छोटा क्रिमिनल। इसकी एज आप जानती हैं क्या है? 8 साल का है। इसने खुद की बहन को और 3 लोगों को ईंट से मार मार कर मार डाला, और इतनी बेरहमी से मार डाला कि कोई सोच भी नहीं सकता है। ये स्टोरी किसी यूरोप या अमेरिका की नहीं है, यहाँ की है, अपने इंडिया की है, बिहार की घटना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैरी बेल और उसके साथ रॉबर्ट थॉमसन 10 और 12 साल के चाइल्ड सीरियल किलर्स दुनिया की बहुत सारी जेलों में सजा भुगत रहे हैं। चिल्ड्रन आर डेफिनेटली कैपेबल ऑफ वायलेंट क्राइम, इसलिए तो हमारे यहाँ एक जुवेनाइल सिस्टम है मैडम। ओके सैम, दैट्स इनफ। नॉनसेंस। अपनी बनाई थियरी अपने पास रखो। तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की थियरीज मैं पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूं, समझे? तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? है एक छोटा सा रिश्ता। एकेडमी से पास होने के बाद की बात है। मेरे भाई और रितिका की मैरिड लाइफ में रितिका को जॉब के लिए एक छोटी सी ऑब्स्टिकल के अलावा उनके बीच और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और रितिका ने हमेशा अपने काम को ही इंपॉर्टेंट समझा। रितिका की केयरलेसनेस की वजह से वो अपनी बच्ची खो बैठी। उसके बाद थोड़ा सा वक्त कलरफुल था। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, फैमिली कोर्ट, डिवोर्स। 6 साल बीत गए, लेकिन उसके बाद रितिका और हमारी फैमिली के बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा। सैम, यह है अब्दुल वाहब सर, रिटायर्ड एसपी सीबीसीआईडी। सर के पास एक डीएनए सैंपल है। अपने केस के साथ इनका सैंपल भी एक बार वेरीफाई करके चेक कर लो। श्योर। सर, ये डीएनए किसका है? यह स्टेट के क्राइम ब्रांच के नाम पर दाग लगाने वाले एक इंपॉर्टेंट केस था, उसी की एक लीड है। रितिका के करियर का पहला केस और मेरे रिटायरमेंट से पहले का लास्ट केस।
2010 के हंटिंग में त्रिवेंद्रम सिटी के आउटस्कर्ट में बर्मा कॉलोनी के अंदर से 8 से 11 साल के बीच के बच्चों को अबडक्ट किया था। लेटर दे वर फाउंड मर्डर्ड। फिर विक्टिम के शरीर के घाव का पैटर्न और हत्या करने का तरीका, ये सब को रखकर मैंने सीरियल किलर का एक विक्टिम पैटर्न बनाया था। उसे ही बेस बनाकर उस किलर का नेक्स्ट अबडक्शन का समय हमने पिन पॉइंट किया। उस बर्मा कॉलोनी के रोड्स को बंद करके किए गए वाइड सर्च में पास कहीं की स्कूल वैन में ड्रग्स देकर बेहोश की गई एक बच्ची को हमने बरामद किया। उसके बाद हमने स्कूल वैन के ड्राइवर को अरेस्ट किया था। दिस वॉज द मैन। उमेद अहमद। बर्मा कॉलोनी में सीरियल किलिंग में उसे पकड़ा गया। यह न्यूज पेपर और चैनल में भी आई। उमेद के अरेस्ट होने के 2 महीने के अंदर ही एक और बच्ची मारी गई। While उमेद was still in prison। वही मोड्स, वही विक्टिम पैटर्न। एक ऐसा माइनर डिटेल्स वाला अबडक्शन पैटर्न जिसे कोई पुलिस वाला ही जान सकता है। और उसके अलावा जो 5वां विक्टिम है, उसके नाखून के अंदर से हमें ब्लड सैंपल मिला था किलर का। पहले जिनकी हत्या हुई थी उनके कपड़ों से मिले ब्लड सैंपल से यह सैंपल परफेक्ट मैच था, लेकिन उमेद के डीएनए से यह मैच नहीं हो रहा था। मतलब किसी अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति के डीएनए का सैंपल है यह। और वह अंतिम था। उसके बाद कोई अबडक्शन नहीं हुआ। बट द मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर। हमने गलत आदमी को अरेस्ट किया है। उस अननोन किलर का डीएनए प्रोफाइल अभी मेरे पास है। आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ डीएनए टेस्ट, बट फैसले और न्याय से दूर कहीं वो किलर छुप कर बैठा हुआ है। उमेद अहमद जेल से बाहर आया और अपना काम खो बैठा। साथ में उसके ऊपर चाइल्ड मोलेस्टर का धब्बा भी लग गया। रिटायरमेंट के बाद मैंने इसे अपने साथ रख लिया। बस यही है सैम, मेरी जिंदगी इन केसेस के बोझ तले दबकर कट रही है। मैम, ये यहाँ का लोकल वॉलंटियर है। स्पॉट के पास वाले लाइट पोस्ट में एक पार्टी का झंडा था। वहाँ आसपास कोई नहीं था, इसलिए झंडा निकालने गया था। तभी इसने वो देखा। विनोद, तुमने जो देखा वो मैम को बताओ। उसे पहचान सको ऐसी कोई निशानी याद है तुम्हें? मैडम, मैंने रात को उसे देखा था, फिर भी उसका चेहरा मुझे याद है। मैडम, वो कोई बड़ा लड़का नहीं था मैडम। वो कुछ 10-11 साल का छोटा सा लड़का था मैडम।
इस फोटो में जो आप लोगों को लड़का दिख रहा है, अगर वो कहीं दिखे तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर हमें इन्फॉर्म कीजिए। इस प्रेस मीट के बाद इसकी डिजिटल कॉपी हम आप सभी को भेज देंगे। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन थैंक यू सो मच, एटलीस्ट दैट्स ओवर। मुरली, यस मैम। इसकी डिजिटल कॉपी सर्कुलेट कर दो। यस मैम। एंड सेंड टू ऑल द न्यूज़ चैनल्स। ओके मैम। मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ। ठीक है। जी। सैम, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे साथ हार्शली बात की, पर तुम्हारी ये थियोरी इस केस में एक्चुअली काम आ गई, एंड दैट क्रेडिट बिलोंग्स टू यू। क्यों नैन्सी, आज तुम अकेली आई हो? आज अल्फांसो सर का सेशन नहीं है? सब हो चुका, अभी मैं फ्री हूँ। अच्छा, तो फिर चलो, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाता हूँ। हाँ बोलो सैम। वो यहाँ पर चिकन काट रहा है। पापा को हाय बोलो। हाय। हाय हाय बेटा, हाउ आर यू? तो क्या है आज का स्पेशल? लैम 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 बर्गर है। लैम बर्गर। बेटा तुम पापा को भूली तो नहीं ना? हंस क्यों रही हो? पापा तुम्हें जोकर लग रहे हैं क्या? हेलो। हाँ डॉक्टर, अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। क्या खास बात है? कुछ खास नहीं, इसकी मम्मी देखेगी तो मुझे खा जाएगी। डॉक्टर, may I come in? रितिका, या कम इन। एक्चुअली बहुत जरूरी बात थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओके। कल जो स्केच रिलीज हुई थी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? नो, नॉट येट। स्केच देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इस चेहरे को मैंने कहीं देखा हुआ है। कुछ समय पहले जुवेनाइल होम से काउंसलिंग के लिए इसे मेरे पास लेके आए थे। नाम है रूबीन इलियास। ये अभी मिसिंग है। कुछ समय के लिए मैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कहीं गया हुआ था। जाने के पहले मैंने इस केस को क्लिनिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर मेनन को रेफर किया था। फिलहाल वो अभी छुट्टी पर है। कुछ साल पहले रूबिन का केस मेरे पास आया था। ग्राउंड में खेलते समय एक मामूली से झगड़े में अपने दो दोस्तों को धक्का मारकर कुएं में गिराकर मारने की कोशिश की थी। तब मैंने उसे पहली बार देखा था। उस दिन मैंने उसकी आंखों में जो भाव देखे थे वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जल्द ही मैंने उसके साथ थेरेपी सेशन शुरू कर दी। बहुत कोशिश करने के बाद मैं उसके साथ कनेक्ट हो पाया था।
बिकॉज ऑफ माई कंडीशन महीने में एक बार जुवेनाइल होम से उसे मेरे घर लाने की कोर्ट से अनुमति मिल पाई थी। जैसे जैसे साल बीतता वो ठीक होता जा रहा था। पर अचानक 2 हफ्ते पहले वो बिल्कुल ही बदल गया। रुबीन, रुबीन, पहली बार जो भाव मैंने उसकी आंखों में देखे थे मुझे फिर से उसकी आंखों में दिखने लगे थे। मैं थोड़ा डर गया था। हाँ रुबीन, रुबीन, That was the last time I saw him. इतने सालों मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की मगर आप लोगों से मुझे उसके बारे में पता चला।